गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 14, 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है हेट स्पीच वाला, रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की है तो थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। थोड़ी सी बात हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी यहाँ पे कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा भैया दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज उसको लॉन्च किया गया है इंडिया में, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा जो माइनर गर्ल्स मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो माइनर गर्ल्स की जो मैरिज होती है, राइट, तो पोक्सो एक्ट के बारे में उसका क्या कहना है। जो पोक्सो एक्ट होता है उससे उसका क्या रिलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है। देखिए, पोक्सो एक्ट कहता है कि 18 साल से कम उम्र में अगर किसी की शादी हो जाती है तो इट इज़ कंसिडर्ड रेप, क्योंकि 18 साल से अगर कम की एज होती है तो आप एक चाइल्ड कंसिडर किए जाते हो, राइट, माइनर कंसिडर किए जाते हो। लेकिन पर्सनल लॉ यहाँ पे कुछ और कह रहा है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि रिपीटेड सा है, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके अलावा चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भैया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जी सेक क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये भी रिपीटेड टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वाला टॉपिक आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, गवर्नर की स्पीच वाला। तमिलनाडु में क्या हुआ, वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया था असेंबली से, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। तो मोस्टली टॉपिक जो है थोड़े से रिपीटेड ही रहेंगे, तो आज ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेने वाले हैं, जल्दी जल्दी करके निकलेंगे, क्योंकि बहुत नया टॉपिक कुछ है नहीं। बट अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, आप डेफिनेटली कर सकते हो। अभी हम लोग अब जल्दी ही जनवरी में, इसी मंथ में जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं, तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप 2023 के लिए अटैम्प्ट दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज भी हमारा 22 जनवरी से शुरू होने वाला है, आप वो कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। द बक स्टॉप्स विद गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच। ये बक स्टॉप का मतलब क्या होता है? बक स्टॉप का मतलब ये होता है कि जनरली कि भैया जिम्मेदारी किसकी है, फाइनली जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट बक स्टॉप्स, ये जो जिम्मेदारी है, जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो फाइनली गवर्नमेंट की ही होती है हेट स्पीच को रोकने की। इसका मतलब ये है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू नहीं है ये, ठीक है, कोई पर्टिकुलर खास बात नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इन जनरल एक ऑब्जर्वेशन किया है, कई मामले में किया है। पहला बात तो पॉलिटिशियंस, ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात है वो है टीवी चैनल्स। ठीक है, देखिए पॉलिटिशियंस जो हेट स्पीच करते हैं उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि हम उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कर्व नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी जो प्रोविज़न हम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करेंगे, या फिर हमारा जो आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, या इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अलग से कुछ भी उनके ऊपर हम लोग रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। बट ये जो टीवी चैनल वाली बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई देखिए, जो टीवी होता है, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जो मीडिया होता है, वो हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स क्या करते हैं, वो एजेंडा बेस्ड जो है वो न्यूज़ चला रहे हैं। वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक का ओपिनियन सेट कर रहे हैं। एंकर्स आजकल कैसे हो गए हैं, वो फैक्ट नहीं बताते हैं, वो अपने विचार बताते हैं, राइट। और आजकल आप हर किसी भी टीवी चैनल का नाम ले लो, आपको पता चल जाएगा वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात करता है, किसके अगेंस्ट में बात करता है, वो बताने की आपको जरूरत है नहीं। आजकल एंकर को देखिए आप क्या कर रहे हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाद में सुनाता है, लेकिन टीवी एंकर जजमेंट पहले ही सुना देते हैं। ऐसा हो रहा है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं हेट स्पीच फैला रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई देखिए, अब तक सरकार ने खैर ऐसा कुछ किया नहीं है कि टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस वगैरह करेंगे हम लोग, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, जब चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना, तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि टीवी चैनल के ऊपर थोड़ा सा रेगुलेशन यहाँ पे लगाया जाए, जिस तरह से वो हेट स्पीच फैलाते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही है। बाकी हेट स्पीच को लेके एक्सेस हमारे कानून के अंदर कुछ खास रिजिड नहीं है, बट इनडायरेक्टली हेट स्पीच कई सारे सेक्शंस वगैरह में मेंशन किया गया है हमारे आईपीसी में। हमारा आईपीसी का सेक्शन 153 है, 153B, 295A, ठीक है, 505, 5052, 123, 125 ऑफ आरपीए, है ना। देखिए आरपीए के बारे में मुझे पहले ही बात कर लिया था। मतलब इलेक्शंस वगैरह जब होते हैं, रैलीज वगैरह होती हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन अगर हेट स्पीच देता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दैट,
तो उस केस में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, राइट। ये एक करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस होती है बेसिकली। हालांकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा एक्शंस वगैरह लिए जाते नहीं अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, बट स्टिल जो थोड़ा बहुत कानून है वो यही है। अभी तक पार्लियामेंट ने स्पेशली हेट स्पीच को लेकर कोई पर्टिकुलर कानून बनाया नहीं है, ना ही हमारे पास हेट स्पीच की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है एज सच पार्लियामेंट के द्वारा दी गई है। लॉ कमीशन ने तो थोड़ी डेफिनेशन दी है, लेकिन ये भी काफ़ी एम्बिग्यूटी है इसके अंदर भी। तो थोड़ा सा हेट स्पीच के बारे में पता होना चाहिए आपको। विश्वनाथन कमेटी और 2019 में बनी थी और बेजू बरुआ कमेटी 2014 में बनी थी। इन्होंने भी हेट स्पीच के बारे में ही बात किया था और इन्होंने कहा था कि इंडिया में हेट स्पीच के बारे में कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, बट अभी तक हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। चलिए, छोटा सा आर्टिकल था वो हेट स्पीच वाला, पहले हम लोग इसको अच्छा खासा कर चुके हैं। राइज इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पुश्ड अप इन्वेस्टमेंट बाय 53%। कैपिटल स्पेंडिंग बोल लीजिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दो या केपेक्स बोल दो, एक ही बात है, वो नाम अलग अलग हैं, आदमी एक ही है, राइट। तो इनका ये कहना है कि भैया जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2023 में वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जैसा आप इस टेबल से देख सकते हो। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो 2022 में इट वाज 14%, नाउ दिस इज 16%, राइट। स्टेट गवर्नमेंट का इट वाज 14%, नाउ दिस इज 19%। बट जो चीज़ आपने फोकस करनी है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो स्पेंडिंग है इट वाज अराउंड 71% लास्ट ईयर, बट नाउ दिस इज ओनली 64%। ये क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 50 फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है, जनवरी से शुरू नहीं होता है। तो अप्रैल, मई और जून, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो पहला क्वार्टर ये हो गया, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये सेकंड क्वार्टर होता है। फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर होता है। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है। अप्रैल से फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, ये आपको पहले से अच्छे से पता होगा। तो इसमें हम लोग जो है क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 का 2023 वाला और क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 का 2022 वाला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या कि अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी देखो तो प्राइवेट सेक्टर का जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं वो भी कम हुआ है। तो ये क्या अच्छी बात है बुरी बात है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है? एक्चुअली दोनों ही हैं। इट्स गुड, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होने से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो जीडीपी इंक्रीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इट्स नॉट दैट गुड। व्हाई? देखिए, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। प्राइवेट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज होता है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स अ गुड थिंग। अब होता क्या है, क्योंकि अब भैया एक्सपेंडिचर आप कैसे करोगे, सोचने की बात है। तो पैसा बोरो करोगे, पैसा बोरो के बिना तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। पैसा बोरो कहाँ से करोगे? पैसा बोरो बैंक से करोगे। अब बैंक की तो भैया कैपेसिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड तो नहीं होती है। तो होता क्या है, मान लो एक बैंक के पास जो है 100 करोड़ रुपए है। अब सरकार कह रही है कि भैया मुझे एक्सपेंडिचर करना है, तो सरकार ने जो है 70 करोड़ रुपये उस बैंक से उधार ले लिए, लोन ले लिया, बोरो कर लिया, क्योंकि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना बचा? ओनली 30 करोड़ रुपीस। तो समस्या यह है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बचता ही नहीं बैंकों के पास, और प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो ये फर्क होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी गुड, मे बी बैड। शॉर्ट टर्म में इट कैन बी गुड, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इट इज बैड। तो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कर रही है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है एक्सपेंडिचर करने में। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि देखिए, प्राइवेट सेक्टर को डर लग रहा है, प्राइवेट सेक्टर को डर लग रहा है कि भैया कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में, खासकर यूरोप अमेरिका में इन्फ्लेशन ना आ जाए। समझ रहे हो? तो क्या फायदा है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का अगर वहां पे इन्फ्लेशन आ गया? मतलब आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यूजुअली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करता है। तो उनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए। उनको ये भी डर लग रहा है कहीं इंडिया में इन्फ्लेशन ना आ जाए।
तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर थोड़ा ना वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जानबूझ के, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं। हालांकि बैंक तैयार है उनको लोन देने के लिए, वो फिर भी नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा अभी 1-2 साल हम लोग वेट करेंगे। तो भाई जब वो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट करेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसे हम लोग केपेक्स कहते हैं, ठीक है। तो केपेक्स में क्या रहता है, जब सरकार जो है एसेट्स का एक्विजिशन करती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, या फिर इन्वेस्टमेंट करती है, सड़कें बनाती है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, पोर्ट्स वगैरह बनाती है, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में सरकार को इनकम मिलती है, उससे अर्निंग होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट दैट विल प्रोड्यूस अर्निंग इन द फ्यूचर। जैसे डिफेंस के ऊपर हम लोग स्पेंडिंग करते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। हालांकि डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल डिफेंस को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा जैसे वेपन्स वगैरह खरीदना वगैरह वो सब हो गया, राइट। स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिज, डैम्स वगैरह वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, राइट। चलिए, वैसे तो इकोनॉमी का एक बड़ा टॉपिक होता है ये और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता है तब नहीं, आप बेसिक बुक्स जाके ज़रूर पढ़ें। आप जो है कम से कम जो मैक्रो इकोनॉमी वाली बुक है, आप उसको तो पढ़ ही सकते हो, अपनी इकोनॉमी एनसीईआरटी को, है ना। और इकोनॉमी में आपकी गूगल बहुत हेल्प करता है, इंटरनेट। ऐसी टर्म जो आपको मिलती हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, आप उसको गूगल करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। बहुत हेल्प मिलेगा आपको लेटर ऑन। चलिए जी, मोदी फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम द बनारस टू डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ कहाँ है भाई, ये आसाम के अंदर है, राइट। बनारस कहाँ है, यूपी के अंदर है। तो कई 1000 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच बनता है। आप यहाँ पे स्ट्रेच को देख भी सकते हो, ठीक है। देखिए इधर से ये बनारस है, तो बनारस से वो क्रूज चलेगा, ठीक है, गाजीपुर होते हुए, उसके बाद वो पटना जाएगा, पटना से फिर अपना आराम से वो होते हुए, आप इधर क्लियरली देख सकते हो। वैसे तो थोड़ा सा ब्लर शायद आपको नज़र आ रहा होगा, पर थोड़ा गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वो भैया पहुंचेगा कलकत्ता, ठीक है। तो 10 जनवरी को वो चला है बनारस से, 29 ऑफ जनवरी को पहुंचेगा कलकत्ता। कलकत्ता से फिर वो बांग्लादेश के अंदर एंट्री करेगा और फिर 9 ऑफ फेब को पहुंचेगा ढाका, ठीक है। तो ढाका से निकलते हुए पहुंचेगा वो आसाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे है धुबरी, धुबरी, तो धुबरी से होता हुआ आगे पहुंचेगा गुवाहाटी, और फिर गुवाहाटी से भैया वो सिलघाट, और सिलघाट से अगर होता हुआ सीधा वो पहुंचेगा अपने ठिकाने पे जो है डिब्रूगढ़। कब पहुंचेगा, 1 मार्च को। तो क्लियरली देख सकते हो 10 जनवरी को शुरू हुआ और 1 मार्च को पहुंचेगा। तो लगभग 51 डेज का ये जर्नी होने वाला है। 51 डेज में आप पहुंचोगे बनारस से डिब्रूगढ़, ठीक है। 2 महीने लगभग आपको लगने वाले हैं। लेकिन आपके जैसे मेरे जैसे लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये महंगा बहुत है भैया, लाखों रुपए का है। दूसरी बात ये है कि अपने पास इतना समय भी नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो आराम से लेजर लाइफ जीते हैं, रिटायर्ड लाइफ जीते हैं, वही लोग करते हैं इसको। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बेसिकली रिवराइन क्रूज है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 27 रिवर सिस्टम्स के थ्रू जाने वाला है। मेजरली तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र ही रहेगी, लेकिन कुछ उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी है। इंडिया के 5 स्टेट में से ये पास होने वाला है। 62 मीटर लंबा है, 12 मीटर जो है इसकी विड्थ है, ठीक है। 3 डेक है, मतलब 3 मंजिला है, और 18 स्वीट्स हैं यहाँ पे। स्वीट्स मतलब जहाँ पे होटल में जो प्रॉपर 2-3 रूम होते हैं भैया, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी होता है, बाथ टब भी होती है, वो सब कुछ रहता है। मतलब बहुत लग्जरी 5 स्टार होटल वाला फीलिंग आपको मिलता है यहाँ पे। तो आपके जैसे मेरे जैसे लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे इसको। और टोटल 36 टूरिस्ट रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हज़ारों टूरिस्ट रहेंगे इसमें, नो, ओनली 36 टूरिस्ट। तो इस समय इसके अंदर जो टूरिस्ट हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं। भैया इंडिया वाले कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे इसको, और ना हमारे पास इतना समय है कि 51 डेज आप चलते रहो वहाँ पे, ठीक है। तो और कई जगह से गुजरेगा वो, जैसे सुंदरबन डेल्टा में होते हुए, क्योंकि फिर हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। रॉयल बंगाल टाइगर आप वहाँ पे देख सकते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क से होके जाएगा। गंगा आरती बनारस में आप एंजॉय कर सकते हो। सारनाथ में आप विजिट कर सकते हो। आसाम के अंदर जो है मयांग विलेज, आप उसको विजिट कर सकते हो, जो कि तंत्र वंत्र के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया भर में। आप मजोली आइलैंड का मज़ा लूट सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड भी है। उसके अलावा बिहार में बिहार स्कूल ऑफ योगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट। बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आप एंजॉय करते हुए आराम से 51 डेज एकदम लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। 5 स्टार वाली फीलिंग आएगी, खाना वाना भी 5 स्टार मिलने वाला है, रहने की सुविधा एकदम 5 स्टार होती है। तो ये है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट टू चेक लीगैलिटी ऑफ द पर्सनल लॉ।
पर्सनल लॉ मतलब जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो एक्चुअली मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर ही है। तो बात ये है कि भाई कुछ समय पहले अभी पंजाब और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई मुस्लिम गर्ल, ठीक है, वो 15 साल या उससे अबव है, ठीक है, अगर उसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर लीगल माना जाएगा, उसके ऊपर पोक्सो एक्ट नहीं लगेगा। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई लड़की 15 साल, 16 साल, 17 साल, 17.5 साल की है, अगर वो 18 साल से भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी शादी हो सकती है अगर उसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। बट हमारा पोक्सो एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी गर्ल अगर 18 साल से कम है तो वो माइनर कंसिडर की जाएगी, और उसकी जो मैरिज है वो तो इलीगल है ही, और उसके साथ अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। इट डजेंट मैटर वो आपकी वाइफ है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कोई भी है, अगर वो 18 साल से कम है भाई तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेप अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट। तो ये तो दोनों भाई आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है, पोक्सो एक्ट कुछ और कह रहा है। तो पर्सनल लॉ और पोक्सो दोनों के बीच में अभी बेसिकली झगड़ा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो कस्टम बेस्ड पर्सनल लॉ बेस्ड जो शादी होती है 15 साल या उससे मतलब उम्र वाले बच्चों की शादी होती है, हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये होने वाला है डिसाइड, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आएगा जब भी आएगा, राइट, कि भैया पर्सनल लॉ और जो सेक्युलर लॉज होते हैं उनके बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा भी है। तो पोक्सो एक्ट के बारे में वैसे आपको पता ही होगा पहले से, ये कंटेंट पुराना ही है, कोई मैंने आज नया नहीं बनाया है इसको, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट जो है बेसिकली जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं, उनकी हरासमेंट को रोकने के लिए, सेक्सुअल असोल्ट को रोकने के लिए, पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, उनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए पोक्सो एक्ट को बनाया गया था। पोक्सो एक्ट जब भी किसी के ऊपर लगाया जाता है या किसी की कंप्लेंट होती है, 2 महीने के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और विद इन 6 मंथ जो है वो ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। और पोक्सो एक्ट के तहत कुछ क्राइम काफ़ी सीरियस माने जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बच्चा मेंटली इल है वो, ठीक है, उस केस में अगर वो जो सेक्सुअल क्राइम अब्यूज़ को किया गया है, अगर वो किसी सिक्योरिटी पुलिस वालों के द्वारा, आर्मी पर्सन के द्वारा किया गया है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया है, किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा किया गया है, उस केस में यदि किसी रिश्तेदारों के द्वारा, पुलिस ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, है ना, अगर इनके द्वारा किया जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम वो माना जाता है। उस केस में आपको 20 साल या 20 साल से ज़्यादा की सज़ा भी हो सकती है। समझ रहे हो इस बात को? और ये जो पोक्सो एक्ट है ना वो जेंडर न्यूट्रल है, तो यहाँ पे गर्ल और बॉय वाला कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर 18 साल से अगर आप कम हो, ईदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, डज़न्ट मैटर। अगर आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो आपको पूरी सज़ा भाई मिलेगी, राइट? इसमें एक प्रोविज़न ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है बच्चे का, अगर आप उसकी रिपोर्ट नहीं करवाते हो तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। यानी कि जो पेरेंट्स हैं या कोई नॉन पर्सन है, उसको कंप्लेंट करवाना ज़रूरी है, ठीक है? अदरवाइज़ वो भी एक क्राइम माना जाता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे का अगर अब्यूज़ अगर वो 2005 में हुआ है, तो वो 2020 में भी कंप्लेंट करवा सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत करवाना पड़ता है। छोटा बच्चा होता है वो मेंटली परेशान रहता है, उसको डर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस समय आप नहीं करवा सकते, है ना? बाद में आप करवा सकते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप थोड़े बड़े हो जाते हो, समझ आती है आपको चीज़ों की। छोटे बच्चे को तो समझ में भी नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है ना? फिर वो मेंटली प्रेशर हो जाता है, उनको डर दिखाया जाता है एंड ऑल दैट। तो इसलिए इसमें टाइम लिमिट वगैरह नहीं है, ठीक है? इसमें जो विक्टिम की आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। 18 साल से कम जो बच्चे हैं, एज होती है जिनकी, उनको एज़ अ चिल्ड्रन माना जाता है। तो बात ये है कि वो कह रहा है कि भई इट डज़न्ट मैटर, इट डज़न्ट मैटर कि आपकी एज क्या है, अगर अब वो 18 साल से कम है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ रेप, बात खत्म। लेकिन ये पर्सनल लॉ के थोड़ा-सा अगेंस्ट में जा रहा है ना? पर्सनल लॉ में वो 15 साल और उससे ऊपर वाला मान रहे हैं कि अगर प्यूबर्टी अटेन होती है तो। अब ये सुप्रीम कोर्ट में के अंदर केस गया है, तो लेट्स सी क्या होगा, ठीक है? कुछ भी होगा अच्छा आना चाहिए। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भैया जो सेक्युलर लॉ है, जैसे पोक्सो एक सेक्युलर लॉ है, ठीक है? इसमें पर्सनल लॉ का कोई खास लेना देना नहीं है। तो जो सेक्युलर लॉ है वो सभी के ऊपर इक्वली लागू होने चाहिए, चाहे आप कोई भी धर्म फॉलो करते हो, आप कोई भी कस्टम फॉलो करते हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड यहाँ पे लेता है वो थोड़ा आगे देखेंगे, फ्यूचर में जब भी इसका वर्डिक्ट आएगा। इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रेसिस बियॉन्ड भैया 100 बिलियन। ये 100 बिलियन ट्रेड नहीं है, ये 100 बिलियन डेफिसिट है। इंडिया चाइना के बीच में जो टोटल ट्रेड है वो $135 बिलियन की है।
समझ रहे हो, जिसमें से इंडिया इंपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर 118 बिलियन। समझ रहे हो, पिछले साल हम लोगों ने चाइना से 97 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था। इस साल हम लोगों ने चाइना से 118 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। मजेदार बात यह है कि एक्सपोर्ट पता कितना किया है? एक्सपोर्ट किया है ओनली 17 बिलियन, जबकि पिछले साल हम लोगों ने 28 बिलियन किया था। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना का, चाइना में वो डिक्रीज हो रहा है और हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। जबकि सरकार यहाँ पे जो है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, चाइना को हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना, कितना सोशल मीडिया पे चलता रहता है। जबकि रियलिटी कुछ हो रहा है। रियलिटी यही है कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, कई सेक्टर तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो मोस्टली चाइना से आता है। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चाइना के ऊपर डिपेंड कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया का चाइना के ऊपर अनफॉर्चुनेटली डिपेंड करें। और ये जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना चाइना में, ये भी ज़्यादातर हम लोग रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फिनिश्ड गुड नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर यहाँ पे आयरन और कोल, समझ रहे हो, यही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर। चाइना से हम लोग ज़्यादातर क्या इंपोर्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, मेडिकल सप्लाईज वगैरह, वो हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, तो आप इसको देख सकते हो। चलिए, इंटरेस्ट इन द जी सैक मार्केट राइजिंग। जी सैक क्या होता है, ये इस तरह से काम करता है, आपको बताता चलता हूँ। जी सैक को हम लोग ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है पैसा बोरो करने के लिए। फिर सरकार को बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, राइट? तो सरकार को बोरो करना ही पड़ता है बैंकों से, पब्लिक से, तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोस्तों कुछ नहीं होती, एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक स्टैम्प पेपर टाइप का रहता है, जिसके ऊपर सरकार को जितना भी पैसा चाहिए होता है वो उतना लिख देती है कि वही इंडियन गवर्नमेंट को मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और 1 पॉइंट मान लो कुछ भी इंटरेस्ट रेट हो, मान लो 8% इंटरेस्ट रेट पे चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए भैया? 20 सालों के लिए चाहिए, 20 ईयर्स के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो जिसके पास भी इतना पैसा होता है वो ये सिक्योरिटी को ले लेता है और सरकार को पैसा दे देता है। कितने साल के लिए? 20 सालों के लिए। 20 सालों के बाद उसको पूरा पैसा वापस मिलेगा, अपना प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी मिल जाता है। इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो सिक्योरिटी दिया गया है ना आपको, और ये काफ़ी सेफ होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली वैसे तो दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेजरी बिल और एक होता है डेटेड सिक्योरिटी। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये बेसिकली मनी मार्केट का पार्ट होता है, और जो डेटेड सिक्योरिटी होती हैं वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। तो डेटेड जो मार्केट सिक्योरिटी होती है वो 5 साल से लेकर 40 साल तक हो सकती हैं, ठीक है, और जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए होता है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग मनी मार्केट भी बोलते हैं। तो भाई जिसके पास पैसा है वो सरकार से ले ले। अब ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ रुपए देने पड़ते हैं सरकार को, नहीं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, जितने भी आपके पास हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले सकते हो। और जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो आपको पूरा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, वही आपकी इनकम होती है, इंटरेस्ट रेट, राइट? ये एक एफडी के जैसा होता है, फिक्स डिपॉजिट के टाइप का ही रहता है। तो हालांकि कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, बट ये काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है भाई इसके लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं हो सकती, राइट? तो इसीलिए इसको काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्या स्टेट गवर्नमेंट भी इसको रिलीज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म वाला ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला ही इशू कर सकती हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म वाला इशू करती है उसे कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, उसे जी सैक नहीं कहते हैं। स्टेट वाले केस में उसे जी सैक नहीं कहते, उसे SDL कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, पुराना आर्टिकल था वैसे ही। खैर, मोर देन जस्ट एन एड्रेस, किसके एड्रेस की बात कर रहे हैं? ये एड्रेस की बात कर रहे हैं भैया हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर, ठीक है, उनके एड्रेस की बात कर रहे हैं। एड्रेस मतलब जो, जैसे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो इलेक्शन के बाद जो सबसे पहला सेशन होता है, ओपनिंग सेशन होता है, देखिए लिख रखा है इसने, द फर्स्ट इज टू एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेचर आफ्टर द जनरल इलेक्शन। इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट का या असेंबली का सबसे पहला सेशन होता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा वहाँ पे स्पीच दिया जाता है, जिसे गवर्नर स्पीच कहते हैं, प्रेसिडेंट स्पीच कहते हैं, गवर्नर एड्रेस भी कहते हैं। या फिर
हर साल साल का जो पहला सेशन होता है, पहले सेशन की जो पहला दिन होता है, पहली सीटिंग होती है, वहां पे भी प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट स्पीच को इशू करते हैं। स्पीच बेसिकली वहां पे दिया जाता है। प्रेसिडेंट वाले केस में आर्टिकल 87 और गवर्नर वाले केस में आर्टिकल 176 के द्वारा ये पावर दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नर और प्रेसिडेंट स्पीच वहां पे देते हैं। दो कंडीशन में देती हैं। और ये जो पावर है, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। तो सीधी सी बात है, वैसे भी हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन वाला ही होता है। तो ब्रिटेन में जो क्वीन होती है, ठीक है, वो पहला स्पीच देती है। हमारे यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट भी ये पहला स्पीच देते हैं, ठीक है। तो ये है, कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर होता क्या है स्पीच के अंदर, वो एक बड़ी बात है। पहले तो आपको मैंने बता दिया, देखो ब्रिटिश जो है वो वहाँ से लिया गया है। स्पीच के अंदर क्या होता है, स्पीच के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो अकम्प्लिशमेंट्स होती हैं, वो जाके जो है वो वहाँ पे बताते हैं पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर। और पिछले साल की जो अकम्प्लिशमेंट है वो बताएंगे, और आने वाले साल में कौन सी पॉलिसीज ली जाएंगी उनके बारे में बताते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई पर्सनल स्पीच नहीं देते हैं, वही स्पीच दी जाती है जो कि गवर्नमेंट उनको बोलने के लिए देती है स्पीच। अपना उनका कुछ भी उसमें नहीं होता है। तो कंटेंट जो स्पीच का होता है बेसिकली वो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। पर्सनल भाई उसमें कुछ नहीं होता। नेहरू जी ने 1960s में कहा था, पार्लियामेंट के अंदर ये खड़ा होकर कहा था, दैट प्रेसिडेंट स्पीच इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नेहरू जी ने यह भी कहा था, इफ द प्रेसिडेंट एड्रेस हैज एनीथिंग रॉन्ग इन इट और ऑब्जेक्शनेबल इन इट, इट इज द गवर्नमेंट टू ब्लेम, नॉट द प्रेसिडेंट। मतलब ये है, जब प्रेसिडेंट वो स्पीच देते हैं तो वो जो शब्द होते हैं, जो इंटेंशन होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। प्रेसिडेंट उसको सिर्फ बोलते हैं, प्रेसिडेंट को उसमें पर्सनल कुछ नहीं होता। अगर किसी को उससे ऑब्जेक्शन है, अगर उस स्पीच के अंदर कुछ भी गलत बोला गया है, तो इसमें प्रेसिडेंट गवर्नर को आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये ब्लेम पूरा गवर्नमेंट को ही जाएगा। गवर्नमेंट उसके लिए अकाउंटेबल होगी, प्रेसिडेंट गवर्नर अकाउंटेबल नहीं होंगे। और ये ऐसा नेहरू जी ने भी कहा है, ऐसा अम्बेडकर जी ने भी कहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है। समझे इस बात को। तो कहता है कि इफ द प्रेसिडेंट गवर्नर डिसएग्री विद द टेक्स्ट, अगर उन्होंने डिसएग्री कर दिया कि हम लोग नहीं बोलेंगे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी ड्यूटी से रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है भाई, ये आपकी पर्सनल ड्यूटी नहीं है। आप जिस पद के ऊपर बैठे हुए हो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं। कुछ मर्यादाएं कन्वेंशन के थ्रू भी होती हैं, कुछ मर्यादाएं कन्वेंशन के थ्रू, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होती हैं, तो आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। बट देयर कैन बी सिचुएशंस व्हेन दे डिविएट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द स्पीच प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ केस ऐसे हुए हैं जिसमें वो थोड़ा सा डिविएट हुए हैं। अभी तक प्रेसिडेंट का कोई ऐसा केस नहीं आया है जिसमें प्रेसिडेंट ने स्पीच देने से मना कर दिया हो, या उस स्पीच के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं, कुछ पैराग्राफ हैं, उसको रिमूव कर दिया हो। बट यस, गवर्नर वाला केस अभी आपने तमिलनाडु वाला देखा, वो आया ही है, राइट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 96 में ये कहा था दैट स्पेशल एड्रेस इज नॉट आइडल और द सेरिमोनियल फॉर्मेलिटी, इट कीप्स द मेंबर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसी एंड द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिख रहा है वो, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। इस प्रेसिडेंट स्पीच के द्वारा या गवर्नर स्पीच के द्वारा जो हमारे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको सरकार की पॉलिसी के बारे में पता चलता है। ये खाली सेरिमोनियल नहीं है। बट गवर्नर और प्रेसिडेंट स्पीच देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन तमिलनाडु वाले केस में थोड़ा उल्टा हो गया। आर्टिकल 361 गवर्नर को जो है वो इम्यूनिटी देता है कि उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो भैया क्या तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इम्यूनिटी उनको मिला हुआ है। बट फिर भी अब ये इम्यूनिटी जो है गवर्नर को क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनको ऐसा लगा था कि जो गवर्नर का जो पद है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। उनने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई गवर्नर कभी ऐसा एक्शन लेंगे या प्रेसिडेंट कभी ऐसा एक्शन लेंगे, लेकिन ले रहे हैं तो कुछ उसमें हम लोग कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर हम लोग खास लीगल एक्शन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे गवर्नर अपनी पावर को मिसयूज किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उतना उसको फुलफिल नहीं किया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर अर्ली मॉर्निंग चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलवा दी थी। उसके अलावा
केरला में जो आरिफ मोहम्मद वाला केस है वो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। वेस्ट बंगाल में गवर्नर ने जो जो किया है वो भी आपको पता है। तमिलनाडु में जो नीट वाला जो बिल था, उसको 2 साल के लिए जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो है रिजर्व कर दिया गया, राइट। बहुत सारे केस में मणिपुर, गोवा में जो है मेजोरिटी पार्टी को गवर्नमेंट नहीं बनाने दिया गया। ऐसी चीज़ें मिसयूज़ हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हो रहे थे, 70s 80s में भी बहुत मिसयूज़ होता था गवर्नर के पावर का। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से दोबारा से हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, और ये ज़्यादातर वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे नॉन बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट है अभी। और ऐसा पहले भी तभी होता था। देखिए 1970s तक, 1967-68 तक व्हाट वाज हैपनिंग हमारे देश में, सेंटर और स्टेट दोनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब 1970s के बाद खासकर सदर्न इंडियन स्टेट्स में और फिर बाद में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जब अलग अलग पॉलिटिकल पावर जो है वो आने लगी, गवर्नमेंट बनाने लगी, तब जो है गवर्नर का मिसयूज़ होना शुरू हुआ था। तो पंजाब में देख लीजिए आप, यूपी में, तमिलनाडु में हर रोज़ प्रेसिडेंट रूल लगते थे। मिसयूज़ होता था पावर का, उस पहले भी, अभी भी होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा है। तो गवर्नर को अपना रोल समझना चाहिए भाई, सीधी-सी बात ये है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आप उसको फुलफिल कीजिए। जो आपको स्पीच दिया गया है आप उसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गवर्नर का काम होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना। तो गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। गवर्नमेंट को किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। भैया आप गवर्नर हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो वहाँ पे, तो उनको अपना ड्यूटी समझना चाहिए। अभी तक हमारे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बढ़िया काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टील फ्रेम है हमारे डेमोक्रेसी का, और 70 सालों तक भैया सर्वाइव किया है, और आगे भी करना चाहिए। लेकिन वो सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब हर कोई अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल करेगा। लेकिन डेंजर तो है ही हमेशा, जैसे इमरजेंसी वाले केस में डेंजर हुआ था डेमोक्रेसी को, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो उसको ऐसा सिचुएशन दोबारा ना आए, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन या कोई और सिचुएशन। तो इसीलिए हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे हेड हैं, उनको अपने तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक छोटी सी चीज़, कोई एक छोटी चिंगारी बड़ी आग को जला सकती है। तो ऐसा ना हो कि ये गवर्नर जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कहीं कहीं पे, भैया ये कोई बड़े डिस्प्यूट को, है ना, कोई बड़े इशू को जो है वो जनरेट कर दें। हो सकता है सेंट्रल स्टेट के बीच में बिल्कुल ज़्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट हो जाएं। हो सकता है कुछ स्टेट्स अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड करने लगें। देयर कैन बी एनीथिंग, यू नेवर नो, है ना। तो थोड़ा सा सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए। तो ये था थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में। तो आप जो है इसको पढ़िए, समझिए, ठीक है, और इस टॉपिक को आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा एक और एडिशनल सा टॉपिक है डीप फेक वाला। ये हम लोग ने लास्ट वीक भी किया था, डीप फेक क्या होता है, कैसे मिसयूज़ होता है एंड ऑल दैट। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल है, एक एडिटोरियल, आप इसको भी अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।